जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। आज से अपन शुरू कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की एसएसटी का रिवीजन शुरू। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड किया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अच्छा, अपन पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि लेट 18 सेंचुरी में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, उस टाइम पे फ्रांस की सोसाइटी में चल क्या रहा है। देखो, 1774 में फ्रांस में किंग बने लुइस 16। और लुइस 16 बिलोंग करते थे बर्बन फैमिली से। व्हेन ही बिकेम किंग उनकी एज सिर्फ 20 ईयर्स थी। अच्छा, ही मैरिड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे। मैरी एंटोनेटे ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, इनसे इनकी शादी हुई। अच्छा, सिचुएशन क्या है जब लुइस 16 राजा बने? फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी है। क्यों? बिकॉज ऑफ वॉर्स। जो इनके एंसेस्टर्स थे वो भी लॉन्ग वॉर्स में इन्वॉल्व रहे और ये खुद भी। फॉर एग्जाम्पल 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन के अंडर में थी, उनको फ्री कराने के लिए फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन चल रहा था। इन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट में अपनी आर्मी भेज दी वहाँ पे, तो उसमें भी पैसा खर्चा हुआ। और तीसरा, इनका एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एक्सपेंसेस। जो इसके कोर्ट, राज दरबार या इन जनरल इसकी लाइफस्टाइल थी, उस पर भी ये बहुत पैसा खर्चा करता था। उसकी वजह से थे फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, फाइनेंस की बात हो रही है तो कोई ना कोई करेंसी भी होगी। उस टाइम पे फ्रांस में चलती थी करेंसी जिसका नाम था लिब्रेस। लिब्रेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1794 में। अच्छा, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए लोन्स लिए गए, लेकिन लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत हाई था, ऑलमोस्ट 10% का इंटरेस्ट रेट था। और दूसरी तरफ लुइस 16 ने टैक्सेस इंक्रीज किए। जो दो सबसे सिग्निफिकेंट टैक्सेस थे उस टाइम पे, उनमें से एक है टेली। टेली मतलब डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा है टेथिस। टेथिस मतलब चर्च टैक्स। याद रखने के लिए कि एनिमल की बॉडी से टेल डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसलिए टेली डायरेक्ट टैक्स और टेथिस चर्च टैक्स। अच्छा, इन टैक्सेस के साथ साथ और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे आम जनता पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, असेंशियल गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने लग गए। अच्छा, ये तो फाइनेंशियल सिचुएशन है। सोसाइटी का क्या सिचुएशन है? सोसाइटी वाइज भी फ्रांस तीन क्लासेस में डिवाइडेड था। दो अपर क्लासेस, क्लर्जी और नोबेलिटी। क्लर्जी और नोबेलिटी को कुछ प्रिविलेजेस, कुछ राइट्स थे बाय बर्थ। जैसे टैक्सेस पे नहीं करते थे ये लोग, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता था। और तीसरी लोअर क्लास थी, जिसे बोलते हैं थर्ड स्टेट। इसमें आते थे स्मॉल पीजेंट्स, सर्वेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स वगैरह। इनके ऊपर सारा बर्डन होता था। अच्छा, एक तो सोसाइटी इन तीन क्लासेस में डिवाइडेड थी, ऊपर से सोसाइटल पॉपुलेशन, फ्रांस की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। फॉर एग्जांपल 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब फ्रांस की पॉपुलेशन थी 28 मिलियन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा था, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा भी कैसे? इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कोई पैसा ही नहीं है। और दूसरी तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइजेस इंक्रीज होना शुरू हो गए। कंडीशन ये हो गई कि ब्रेड के प्राइसेस भी इतने ज़्यादा हाई हो गए कि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। और दूसरी तरफ वेजेस भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे, सैलरी भी इंक्रीज नहीं हो रही थी, पैसा ही नहीं है, कैसे इंक्रीज होगी? तो उसकी वजह से क्या हुआ, सोशल गैप इंक्रीज होने लग गया। ये पूरे क्राइसिस, इस पूरी सिचुएशन को नाम दिया गया सबसिस्टेंस क्राइसिस। मतलब व्हेन बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, जब डे टू डे लाइफ की चीजें भी मिलना मुश्किल हो जाए, तो उसको क्या बोला गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस। अच्छा, जब क्राइसिस हुए तो थर्ड स्टेट के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने अवेयरनेस का काम किया, जागरूकता का काम किया, अवेकनिंग शुरू करी। अवेकनिंग शुरू करने वाले लोग कौन थे? थर्ड स्टेट के कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे लॉयर्स वगैरह, प्रोफेशनल्स वगैरह, या फिर ट्रेडर्स वगैरह जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया था, ऐसे लोग। इन लोगों ने अपने आइडियाज को प्रोपेगेट करना शुरू किया। आइडियाज के प्रोपेगेशन में जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनमें पहले हैं जॉन लोकी। जॉन लोकी ने किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने लोकी ने कहा कि एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए मोनार्क के पास में। हालांकि आइडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये है कि जॉन लोकी ने बुक लिखी, उसका नाम क्या है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे हैं जीन जैक रूसे। रूसे ने बुक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसे कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव और सिटीजन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। और तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की, कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में पावर को किस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए।
अच्छा, ये सारे लोग इंस्पायर्ड थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। अब देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए लुईस 16 को लगाने थे नए टैक्सेस, तो ज़रूरी था कि कोई लॉ बनाया जाए। फ्रांस उस टाइम पे लॉज कैसे बनाता था, अभी कैसे बनते हैं, अभी हमारे यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, तो कोई अगर नया लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बैठेगा, वहाँ पे लॉ पास होगा और फिर उसके बाद लॉ बन जाएगा। फ्रांस में जो लॉ मेकिंग मेकिंग बॉडी थी उस टाइम पे, उसका नाम था ईस्टेट जनरल। पर ईस्टेट जनरल सिर्फ तब मिलती थी जब मुनार्क उसको मिलने के लिए बुलाता था। जब लुई 16 ने बुलाया उससे पहले 1614 में कभी बुलाया गया था इसको, मतलब कभी कभार ही बुलाते थे इसे। ईस्टेट जनरल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझो, ईस्टेट जनरल में तीनों स्टेट्स के मेंबर हुआ करते थे। 300 मेंबर क्लर्जी के, 300 ही मेंबर नोबेलिटी के, और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के। बट मजे की बात यहाँ है कि इसका जो वोटिंग पैटर्न था वो बड़ा यूनिक था। वोटिंग पैटर्न था 1 वोट पर स्टेट, इन द सेंस कि क्लर्जी के 300 मेंबर्स का एक वोट, नोबेलिटी के 300 मेंबर्स का एक वोट, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स का एक वोट। अब क्योंकि क्लर्जी और नोबेलिटी हायर क्लास है, अपर क्लास है, तो उनका इंटरेस्ट भी हमेशा सेम होता था। तो होता ये था कि क्लर्जी और नोबेलिटी साथ में मिलकर वोट कर देते थे, और इस थर्ड स्टेट वाले एक वोट की कोई वैल्यू नहीं होती थी। लॉ हमेशा वही बनता था जो क्लर्जी और नोबेलिटी चाहती थी। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान लुईस 16 को जब नए टैक्सेस लगाने थे, तो 5 मई 1789 को लुईस 16 ने ईस्टेट जनरल को बुलाया नए टैक्सेस को लगाने के लिए, लॉ बनाने के लिए। जब 5 मई 1789 को ईस्टेट जनरल को बुलाया गया, तो थर्ड स्टेट ने डिमांड रखी कि भैया वोटिंग पैटर्न चेंज करो, और नया वोटिंग पैटर्न में क्या होना चाहिए, 1 वोट पर मेंबर होना चाहिए, हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए। ऑब्वियसली लुईस 16 ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही इसकी डिमांड को रिजेक्ट किया गया, थर्ड स्टेट ने ईस्टेट जनरल को बॉयकॉट करके 20 जून को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई, जिसे बोलते हैं अपन नेशनल असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल असेंबली के लीडर्स कौन थे, मीराब्यू और अबेशियस। अबेशियस ने एक पैम्पलेट लिखा जिसे बोलते हैं व्हाट इज थर्ड स्टेट। अच्छा, अब थर्ड स्टेट वाले लोग जिनको दबाया जा रहा था, उनको सडनली एक बॉडी मिल गई, रिप्रेजेंटेशन मिल गया, तो वो लोग एजिटेट करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। नेचुरल है ना ये। तो जब प्रोटेस्ट होने लगे, बेसिकली माहौल हो गया गर्म। माहौल कैसा हो गया, गर्म। इसी गर्म माहौल में 14 जुलाई 1789 को कुछ लोगों ने फोर्ट्रेस प्रिजन, जिसका नाम है बैसिल, उसको अटैक कर दिया। राजाशाही कारागृह या राजाशाही जेल बैसिल, उसको अटैक कर दिया। इनका आइडिया बड़ा सिंपल था कि बैसिल में जो भी हथियार होंगे उनको लेंगे और फिर उन्हीं के साथ में प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो 14 जुलाई 1789 है, इसको बोला जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग। इन द सेंस कि आपने राजा की कारागृह पे, अथॉरिटी पे, उस पर अटैक कर दिया, विच मीन्स कि आपने राजा पे अटैक कर दिया एक तरह से। तो 14 जुलाई 1789 को बोला गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग। फाइनली लुईस 16 नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और नेशनल असेंबली जैसे ही रिकॉग्नाइज होती है तो कुछ लॉज बनाती है। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने कुछ लॉज बनाए। सबसे पहले तो टैक्सेस को अबॉलिश किया, प्रिविलेजेस जो थे उनको खत्म किया, चर्च टैक्स जो लगता था टैथेस, उसको खत्म किया, चर्च की जो लैंड थी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। अच्छा, आगे चलते हुए 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स बने। पहले थे एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जिनको राइट टू वोट मिला। ये लोग कौन थे, ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा की थी, मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज, और साथ ही साथ जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा दिन लेबर वेज डेज का टैक्स पे कर दिया था। मोर देन 3 लेबर वेज डेज का जो टैक्स पे कर दिए थे और जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी, उनको मिला वोटिंग राइट, और उनको बोला गया एक्टिव सिटीजन्स। और बाकी बचे कुचे लोग थे सारे पैसिव सिटीजन्स, इनको राइट टू वोट नहीं मिला। ऑल रिमेनिंग प्लस विमेन, विमेन को वोटिंग राइट फ्रांस में मिला है 1946 में। बाकी सब चीज़ों में फ्रांस बड़ा आगे रहा, लेकिन विमेन के मामले में बड़ा पीछे रहा है। 1946 में विमेन को वोटिंग राइट मिला है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन को नाम दिया गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अच्छा, इसके आगे इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन, लेकिन 2 चीज़ें। एक तो सजेस्ट कर दो कि ये वाला इंटरफेस ज़्यादा बेटर है, या इससे पहले जो वीडियोस बने उनका इंटरफेस ज़्यादा बेटर है। और बाकी अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो कमेंट कर दो। बाकी अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।